हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स हम कह सकते हैं। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर पर बेस्ड जो भी हमें तमाम जो क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं, वह न्यूज़ टाइप का मैं क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हूँ। और उसके बाद मैं आपको दोस्तों इसके बारे में आपको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का झारखंड इनसाइट एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग फर्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में एमसीक्यू लगाएंगे। जो भी इसके पहले मेरा क्लास हो चुका है, ये मेरा सेकंड वीडियो हो गया इस चैनल पर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें कई सारे कंटेंट या कई सारे कॉन्सेप्ट आपको निकल कर आ रहे होंगे, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट न्यूज हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, यह समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंटेंट हमारे सामने अवेलेबल है। असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ हुआ। यह याद रखना है, पूछ देगा आपसे क्या कि निजुत मोइना योजना ये कहाँ पर शुरुआत हुआ है। तो कहाँ पर शुरुआत है दोस्तों? असम में शुरुआत हुआ है। या ये पूछेगा कि निजुत मोइना योजना जो है उसका शुरुआत किस राज्य में हुआ है? असम राज्य में हुआ है दोस्तों। याद रखना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए जरूरी होगा। 12 जून 2024 को 12 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। मतलब बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना है, उस पर रोक लगाना है। इसलिए निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया गया है। किनके द्वारा? तो हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? इनके बारे में दो चार शब्द और जान लेते हैं। इनका उद्देश्य मैट्रिकुलेशन के बाद समग्र सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, याद रखिएगा, खत्म करने में मदद करना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री तक सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। मतलब 11 से लेकर मास्टर डिग्री तक आपको वजीफा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, यह वित्तीय सहायता लड़कियों की आर्थिक स्थिति पर बिना ध्यान दिए दी जाएगी। मतलब यह वित्तीय सहायता लड़कियों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी। लेकिन हाँ, लेकिन यह कंडीशन है, विधायकों की बेटियों और निजी स्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना से बाहर रखा गया। मतलब विधायक की बेटी और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं में परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए आनंदोराम बोरुआ योजना के तहत 10,000 रुपए एक मुफ्त अनुदान की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर यह कह रहा है आपसे क्या कि 12वीं कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी 75% से अधिक अंक लाता है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आनंदोराम बोरुआ योजना के तहत आनंदोराम बरुआ योजना के तहत यह 10,000 रुपये पुरस्कार राशि एक मुश्त के रूप में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको फैक्ट क्या निकल कर आता है कि निजुत मोइना योजना कहां पर शुरुआत किया गया है? असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। यह निजुत मोइना योजना का शुभारंभ करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या उद्देश्य है? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना इनका मुख्य उद्देश्य है। यह कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट या अगला हमारा टॉपिक क्या है, आइए ध्यान से ये देखिएगा। बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल। अब देखो, रामसर सूची के बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको चीजों को स्पष्ट हो जाएगी, है ना। इस कंटेंट को ध्यान से देखिएगा। मैं एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखा हूं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछेगा कि बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल किया गया, कौन कौन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो बहुत सारा फैक्ट आपको यहाँ पर सुनने और समझने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें
और लास्ट में आपको एमसीक्यू जरूर लगाए। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं न्यूज के रूप में, एमसीक्यू लगाने से क्या होगा कि आपको याद कितना रहेगा वो एटलीस्ट मालूम चलेगा। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल हुआ। यह कब हुआ? तो 5 जून 2024 को बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य, याद रखना है कौन अभ्यारण्य? तो बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। वीवीआई प्रश्न, ठीक है। कौन कौन? तो याद रखना है नागी और दूसरा है आपका नकटी, दोनों न से स्टार्ट है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के कौन से जिले में आते हैं? तो जमुई जिले में। जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हो तो अगर आपसे पूछ सकता है आपसे क्या कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है जमुई जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां से बहुत सारा आपको फैक्ट निकल कर आता है, तो फैक्ट को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। नागी बांध और नकटी बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप बनी दोनों आर्द्र भूमियों को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। पूछ सकता है आपसे क्या कि नागी बांध और नकटी बांध को पक्षी अभयारण्य के रूप में कब घोषित किया गया, कब घोषणा किया गया है? तो याद रखना है 1984 में यह नामित किया गया है, यानी कि घोषित किया गया है दोस्तों। अगला देखिएगा, नागी पक्षी अभयारण्य को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी, है ना, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, है ना, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया IBA के क्षेत्र में नामित किया गया है। याद रखना है नागी पक्षी अभयारण्य को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में नामित किया गया है। इसके बारे में 2-4 शब्द और जानते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य एक मानव निर्मित अभयारण्य है। याद रखना है यह नकटी पक्षी अभयारण्य एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, सॉरी यहाँ पर आर्द्र भूमि है, जिसे मुख्यतः नकटी बांध निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि स्थल है। याद रखना दोस्तों, रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को, कब? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर कुछ चीजें इस प्रकार से याद रखनी है कि रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वाधान में यह आयोजित किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसके अंडर गाइडेंस में यह कार्यरत है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। यह एक संधि है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट यहाँ पर मैंने नोट किया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यह आप देख रहे होंगे चित्र नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, और यह नागी पक्षी अभयारण्य झाझा जमुई बिहार। इस प्रकार से कुछ तस्वीर आपको दिख रहा होगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ के बारे में। दूसरा देखिए, वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल 82 आर्द्र भूमियां हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे क्या कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? एसएससी का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आपको लगाना होगा 82 आर्द्र भूमियां हैं। इस संदर्भ में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। भारत जो है चीन के साथ संयुक्त रूप से मतलब मिलकर तीसरे स्थान पर है यह भारत। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम का है। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम का है, जो कि कितना है? 175 है। याद रखना है। जिसके बाद मैक्सिको यानी कि 144 का स्थान है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या है, रामसर स्थलों में सर्वाधिक संख्या है, और उनके बाद आता स्थान किनका? तो मैक्सिको का आता है। पहले याद रखना है कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियां स्थित है? तो याद रखना है 82। ठीक है, भारत का इसमें तीसरे स्थान पर है। संयुक्त रूप से भारत और चीन एक साथ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा स्थान किसको मिला है,
तो रामसर स्थलों में सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम को मिला है, जो कि कितनी संख्या है इनको 175 है, और उसके बाद है सेकंड स्थान पर किसको, मैक्सिको का है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे क्या कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए कि ये फैक्ट आपको यहां से कितने सारे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। तो एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें जो मैंने बताया कि बिहार के कितने पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो उसका आंसर होगा 2 हाल ही में। कौन कौन, तो याद रखना है नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। यह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जमुई जिले में स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को कब नामित किया गया, कब घोषित किया गया दोस्तों, यह 1984 में घोषित किया गया। ठीक है, और ये नकटी पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों मानव निर्मित एक आर्द्रभूमि है, यह मैंने बताया आपको। ये इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत कुल कितनी भूमियां स्थित है, तो 82 भूमियां स्थित है अभी, जिसमें भारत चीन के साथ में तीसरे स्थान पर ये अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल अगर हम बोले रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किसमें है, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में है 175। ठीक है, जिसके बाद मैक्सिको का स्थान है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ये हमने यहाँ पर सुना और समझा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से चीजों को आप स्पष्ट रूप से कितने सारे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे फैक्ट पर हम लोग एमसीक्यू बना रहे होंगे और आप उस एमसीक्यू को आप लगा रहे होंगे, है ना, और देखेंगे कि आप आंसर कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए ये हमारा अगला फैक्ट है। यह कह रहा हमसे क्या कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 मतलब 2024 यह करंट का है दोस्तों। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, सबसे टॉप पर क्या रैंकिंग है, इसे कौन जारी करता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से दोस्तों। तो याद रखना है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, है ना, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसे जारी कौन करता है, तो याद रखना WEF जारी करता है। याद रखना दोस्तों कौन जारी करता है, WEF। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही होगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तो याद रखना दोस्तों इसे WEF जारी करता है ना, WEF इसको जारी करता है। WEF मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी को बोलते हैं हम लोग WEF। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी हो चुका है। इसे जारी कौन करता है, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आप देखिए ध्यान से आप दोस्तों, 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान फिसलकर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे प्यारे साथियों, यह आप देखिए ध्यान से 12 जून 2024 की बात है, मतलब रिसेंट इसी मंथ की बात है। वो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी कब हुआ है, 12 जून 2024 को जारी हुआ विश्व आर्थिक मंच, है ना, के द्वारा यह जारी हुआ है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, में भारत 2 स्थान खिसक कर पीछे चला गया है। इसका वर्तमान स्थान है कितना, 29, और इससे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्थान कितना था, 127। भारत वर्ष 2023 में सूचकांक में 127वें स्थान पर था, 127, मतलब 2023 की अगर बात करें हम, तो यह 2023 में 127 रैंक पर था, और यह जो है दोस्तों 2024 में कितना आ गया है, तो दोस्तों 129वें स्थान पर आ चुका है। अगर हम बात करते सपोज यहां पर इसके बारे में और आगे जानने का प्रयास करते हैं, तो भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया है। वाह, इतना यह कम कर लिया, भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया है। अगर हम बात करते हैं इसमें आगे कौन है सबसे ज्यादा, सबसे टॉप में कौन है, तो वैश्विक स्तर पर आइसलैंड। याद रखना है आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर, और जबकि सूडान अंतिम स्थान पर है। आपसे 2 चीज यहां से पूछ सकता है क्या
कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जो जारी हुआ 12 जून 2024 को, इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आइसलैंड, है ना। अंतिम पायदान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूडान। यह आपका अंतिम पायदान पर है कौन? आपका सूडान। भारत की स्थिति क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में स्थिति इसका कितना है? आपका 129वीं रैंक पर आ चुका है, जो कि 2023 की हम बात करें तो यह था 127th रैंक पर था, यानी 2 स्थान खिसक आपको पीछे आ चुका है। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जो जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी हुआ है ना। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग, जिसमें आप देख पा रहे होंगे आइसलैंड का जो रैंकिंग ये सबसे टॉप में है। आइसलैंड के बाद कौन है? फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है। इस प्रकार से दोस्तों यह जारी किया गया है। टॉप 10 का आपको मैं यहां पर लिस्ट दे चुका हूं। सबसे अंतिम स्थान पर सूडान, आइसलैंड सबसे टॉप पर, और भारत का रैंकिंग कितना है? 129। जारी कौन करता है? WEF जारी करता है। यह जारी कब हुआ है? 12 जून 2024 को जारी हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बारे में 2-4 शब्द और जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। पड़ोसी देश के बारे में जानने की स्थिति प्रयास करते हैं। देखो बांग्लादेश इसमें कौन से स्थान पर है? तो 99th यानी कि 99वें स्थान पर है। चीन को 106 स्थान पर प्राप्त हुआ है। नेपाल है 117 पर, और श्रीलंका है 122 पर, भूटान 124 पर। देखो पड़ोसी देशों की स्थिति जानना, हमारा पाकिस्तान जो है हम कह सकते हैं हमारा बगल का पड़ोसी, जो कट्टर दुश्मन हम कह सकते हैं भारत का, है ना। यह पाकिस्तान को मिला है 145th रैंक पर स्थान प्राप्त हुआ है। नल्ला पाकिस्तान जिसको कहते हैं हम लोग, नल्ला पाकिस्तान के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। खैर, ये सब चीजें विरोधी करेगा, कभी भारत का साथ नहीं दिया है और नहीं कभी दे पाएगा, हमेशा विरोधी कर सकता है। तो विरोध करने वाला हमेशा लोग जानते ही हैं कि वो विरोधी करते रह जाता है जीवन में। दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से कि सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करते हैं, पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, है ना। तो बांग्लादेश का स्थान है कि कौन सा? इसमें 99 स्थान है। चीन को मिला है 106 स्थान, और हम कह सकते नेपाल को 117वें स्थान, श्रीलंका को 122वें स्थान प्राप्त है, और भूटान को 124वें। किसी को याद करना ना करना, पाकिस्तान का जरूर याद करना। 145 हो सकता है कभी आपको इसे पूछ दे एग्जाम में, चूंकि यह अक्सर आपको चीजों को लेकर नेगेटिविटी में आपको फैला रहता है। 145th रैंक है किसका? पाकिस्तान का। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 से विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। यहां से भी एक फैक्ट निकल कर आता है कि आप बताइए कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल किस वर्ष से प्रति वर्ष सूचकांक जारी किया जाता है? तो याद रखना है वर्ष 2006 से यह जारी किया जाता है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, है ना, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था जारी करना? तो वर्ष 2006 से जारी हुआ था। इसके बारे में कुछ और है, यह कुल 146 देशों में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता का मापन करता है। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, इसका क्षेत्र क्या है। तो इसका 4 क्षेत्र में है। 146 देशों में यह, है ना, समानता का मापन करता है। क्या क्या इसका क्षेत्र है दोस्तों? तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, और स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। यह आपको राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में आपको यह 4 क्षेत्रों में यहाँ पर आपको दोस्तों ये जारी करता है, समानता का मापन करता है। यहां से भी निकल कर आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि ग्लोबल इंडेक्स जो ग्लोबल गैप इंडेक्स जो हम लोग कहते हैं, मतलब अभी जस्ट देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो जारी किया है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितने देशों को इसमें शामिल करता है? तो 146 देश है। इसका क्षेत्र क्या क्या है? तो 4 क्षेत्र में से 3 क्षेत्र लिख देगा, इनमें से बोल देगा कौन क्षेत्र शामिल नहीं है, या, है ना। तो इस प्रकार से आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका क्षेत्र क्या क्या है? आर्थिक भागीदारी, अवसर, और हम कह सकते हैं शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। तो यह कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं जो कि आपको एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये समझिएगा। ये छोटा सा फैक्ट है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। तो समीर बंसल PNB मेटा लाइफ इंडिया के नए MD बनने वाले हैं। यह
बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं। 1 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावित होगा। 1 जुलाई 2024 से यह प्रभावित होंगे इनका कार्यकाल। तो समीर बंसल पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के नए एमडी नियुक्त हुए हैं। 6 जनवरी 2024 को पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को कंपनी का प्रबंधक, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 से प्रभावित होगी। इनकी नियुक्ति जो है दोस्तों वह 1 जुलाई 2024 से प्रभावित होगी। समीर जो है आशीष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। मतलब समीर जो है किनको रिप्लेस करने वाले हैं, तो आशीष श्रीवास्तव का स्थान लेने वाले हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क स्थित मेटलाइफ इंक की ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम की भारतीय शाखा का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2001 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंक वाले बच्चों के लिए कि पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। अगला हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 ये जारी हुआ। ये हम कह सकते हैं यह आपका अभी प्रभावित हुआ है। 19वीं सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में जो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप हुआ वह उसका रैंक कौन सा है, या कौन सी भी वह अभी सेलिब्रेट किया, या जो हम कह सकते हैं वह गेम आयोजित हुआ, तो बता देना आपको 19वीं था यह 19 था। इसके बारे में जानते हैं। देखो यह जो गेम था 12 जून से 15 जून 2024 के मध्य सिंगापुर के ओसीबीसी एक्वाटिक सेंटर में 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत के, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत के लिखित एसपी ने पुरुष की 100 मीटर की वेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अर्जित किया, यानी कि जीता। यानी कौन है, लिखित, यह भारत के व्यक्ति है, लिखित एसपी ने पुरुष की 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट 2 सेकंड में, कितना मिनट में, 1 मिनट 2 सेकंड में दोस्तों यह कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं धिनिधि देसिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर के फ्री स्टाइल में 2 मिनट 5 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर कांस्य पदक जीती हैं। ये भी कांस्य पदक जीते हैं। सिंगापुर एक्वेटिक्स एसएक्यू की स्थापना 1939 में यह सिंगापुर के एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन के रूप में की गई थी। तो याद रखना है सिंगापुर एक्वेटिक्स की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुआ था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कांस्य पदक मिला है पुरुष में किनको, लिखित एसपी को, और महिला में धिनिधि सिंधु को। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह धिनिधि देसिंधु है। इनको ये 2 मिनट 5 सेकंड में, और वे पुरुष वाले 1 मिनट 2 सेकंड में यह जीते हैं कांस्य पदक। ये देखिए, इन्हें भला कौन नहीं जानता है। नीरज चोपड़ा फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान से देखिएगा, नीरज चोपड़ा, इन्हें ये सब जानते होंगे, जो विद्यार्थी अगर होंगे वो सब जानते होंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता क्या, स्वर्ण पदक जीता। 15 मई 2024 को ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर, पूछ सकता है आपसे क्या कि जो ओलंपिक चैंपियन जो रह चुके हैं नीरज चोपड़ा, उनका किस खेल से संबंध है, तो याद रखना जेवलिन थ्रो से यह संबंध रखते हैं। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27th राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। यह गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पूछ सकता है आपसे क्या कि राष्ट्रीय फेडरेशन जो सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो संपन्न हुआ 2024 में, यह इसका कौन सा पोजीशन था, कौन सा रैंक था, तो याद रखना 27 था। यह पूछ सकता है 27 था। यह 15 मई 2024 को ओलंपिक, यह कहाँ आयोजित हुआ, तो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं नीरज चोपड़ा। 27वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, द 27 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन 2024 का आयोजन 12 से 15 मई 2024 के मध्य ओडिशा में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रोवर
स्पर्धा में 82.27 मीटर का थ्रो फेंका था। कितना फेंका था? 82.27 मीटर का थ्रो फेंका था, है ना? इससे पूर्व फेडरेशन कप 2021 की बात करें हम, तो इन्होंने 87.80 मीटर यानी कि पहले ज्यादा फेंके थे, 87.80 मीटर 2021 में, जबकि अभी हम 2024 की बात करें तो दोस्तों इस बार उनका थ्रो कितना गया था? तो 82.27, मतलब पिछले साल की तुलना में या पिछले बार की तुलना में हम कह सकते हैं कि थोड़ा उससे कम रहा है। ठीक है दोस्तों, लगभग 5 मीटर के आसपास कम रहा है। हाँ, इस प्रतियोगिता में डीपी मनु ने 82.6 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, देख लो यहाँ पर कितना अंतर है, कितना का अंतर है। यह जो नीरज चोपड़ा साहब हैं 82.27 मीटर थ्रो फेंके हैं, जबकि हम बात करें डीपी मनु की तो यह 82.06 मीटर फेंके हैं। ठीक है, तो अंतर कितना का हो जाएगा? तो मात्र जो अंतर होगा दोस्तों वह होगा आपका 0.21 मीटर। देख रहे हैं ना, सिर्फ इतना मीटर का, यानी कि हम कह सकते हैं इतना सेंटीमीटर का आपको यह फर्क है। ये देखो 82 मीटर, है ना, यानी कि सिर्फ 0 पॉइंट हम कह सकते हैं 0.21 मीटर का यह फर्क रहा है। समझ लीजिए कितना फर्क की वजह से इनको सिल्वर मेडल हम कह सकते हैं, रजत पदक से इनको संतोष करना पड़ा, जबकि इन्हें सिर्फ कुछ अंतर की वजह से कितना मिला है आपको? गोल्ड मेडल मिला है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों यहाँ पर। जबकि यह कह रहा है जबकि उत्तर वाला साहब पाटला ने 28.39 मीटर थ्रो कांस्य पदक जीता। मतलब यह जो थर्ड पोजीशन लाए हैं वो कौन है? बाला साहेब पाटिल ने 28.3 मीटर थ्रो फेंक कर यह कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली चीज है क्या कि यह जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, यह 27वीं 27th रैंक की है। यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इन्होंने कितना थ्रो फेंका था? कितना मीटर का? तो 22.27 मीटर को थ्रो फेंका था। सेकंड स्थान पर डीपी मनु है जो कि फेंकी कितनी थी? 2.06 मीटर यह थ्रो फेंकी थी। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? नहीं, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग की बारी समय आ चुका है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट जो न्यूज हम लोग देख चुके थे उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू मैंने लाने का प्रयास किया हूँ। आपको एमसीक्यू में लगाना है और इसका सही आंसर बताना है कि आपको सही आंसर क्या कर पा रहे या नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो चलिए अभी हमने जो पढ़ा, जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव जो हम कह सकते हैं जो न्यूज पढ़ा, इसके बारे में जो एमसीक्यू निकल कर आएगा वो अगले क्लासेस में होगा, है ना। चूंकि देखो अभी अगर पूछेंगे तो पूरा सब कुछ याद होगा, फटाफट कर लेंगे, लेकिन एक दिन के बाद अगर मैं पूछता हूँ तो उससे क्या होगा कि आप में वो चीज मैं देखना चाहूंगा कि कितना स्टोरेज है, कितना दिन तक आप रख पाते हैं। एटलीस्ट एक दिन तो रखना ही चाहिए दिमाग में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो एमसीक्यू अभी डिस्कस करने वाला हूँ, यह जो मैं पीछे समझा चुका हूँ, मैं पीछे न्यूज पढ़ चुका हूँ, जहां से मैं फैक्ट निकाल चुका हूं, उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यू करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एमसीक्यू लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो ज्यादा नहीं, 2 4 5 एमसीक्यू होगा, इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि आप कितना फैक्ट को समझ पा रहे हैं। तो न्यूज एनालिसिस में आपको जरूर बैठना है दोस्तों और सुनना है ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह फर्स्ट हमारा है। यह कह रहा है क्या कि 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यह बच्चा बच्चा जानता है। 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर बनेगा पेमा खांडू। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है आपको पता होगा, आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था इसके बारे में। पेमा खांडू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। किस राज्य ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युयरी कापम योजना शुरू की? ध्यान से देखिएगा, किस राज्य ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युयरी कापम योजना शुरू की? कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और केरल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ये इसका सही आंसर बनेगा, तमिलनाडु। ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सिंपली आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आंसर लाने का प्रयास करें। बस फटाफट आप लोग समझते जाइए, देखते जाइए। कर्नाटक सरकार ने 12 फरवरी 2025 को किस शहर में इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है? यह इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। मंगलुरु, शिवमोग्गा, उडुपी और बेंगलुरु।
जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं फिक्की, हम लोग बोलते हैं फिक्की द्वारा, जानते हैं हम लोग, द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मतलब फिक्की का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। 11 जून 2024 की बात है, मतलब रिसेंट की बात है, आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आप हम कह सकते हैं क्या, फिक्की प्रबंधक का निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है ना। तो ये बताना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या बनेगा। सुभाष मांझीकर, संजीव पुरी, ज्योति विज और शिखा द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योति विज। कोई समस्या यहाँ पर किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, भारत वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। देखो इतना सारा हॉकी मेजबानी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जूनियर हॉकी विश्व कप, सीनियर हॉकी विश्व कप, जूनियर महिला विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप या हॉकी चैंपियन ट्रॉफीज। भारत 2025 में जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, वह है आपका जूनियर हॉकी विश्व कप। यह इसका सही आंसर है, जूनियर हॉकी विश्व कप। तो मेरे प्यारे साथियों, यह एमसीक्यू लगाने से क्या होगा कि आपने जो भी पीछे पढ़ रखा है, उससे आपको चीजों को समझ पा रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था उस पर क्या हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, और आप सभी छात्रों को हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहे मन लगाकर। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा होगा और वीडियो आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं इसी प्रकार से आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बस थोड़ा सा इंस्पायर करते रहेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना एंगेजमेंट दिखाएंगे कि आप इस वीडियो के साथ अपना एंगेज रख रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो मुझे ये इंस्पायर करेगा और मैं और भी इससे अच्छा अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करते रहूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।